ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिर्जापुर की रैली से वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। वाराणसी पहुंचते ही रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। किसी भी वक्त वाराणसी पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि वक्त ज्यादा लग जाने की वजह से वाराणसी में रोड शो की जो दूरी है वो कम कर दी गई है। और ये आप देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ धाम के प्रांगण की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत में हुजूम देख रहे हैं आप लोगों का। ये तस्वीर आप उस दिन की देख रहे हैं जब विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्हें सुनने के लिए पूरे देश से संतों को आमंत्रित किया गया था। कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर वो भी वहां पर मौजूद थे। और आज प्रधानमंत्री एक बार फिर वाराणसी में हैं, रोड शो करेंगे और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। हमारे दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम रुख कर लेंगे अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं बीजेपी की ओर से और मिशन जैदी जी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, मिशन जैदी जी और हीरो वाजपेयी जी। जैदी साहब, पहले आपके पास ही आती हूं। महासंग्राम इसका अब क्लाइमेक्स वाराणसी पहुंच गया है। आज अखिलेश यादव भी रोड शो करने वाले हैं बनारस में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। प्रधानमंत्री का ये चौथा रोड शो है अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो, और अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। पब्लिक जो वाराणसी की है, किसका स्वागत ज्यादा दिल खोल कर करेगी? देखिए, मैं स्वागत की लड़ाई की बात नहीं करने बैठा हूं यहाँ पर, और मैं किसी को छोटा और बड़ा करने के लिए नहीं बैठा हूं। इस स्वागत से मतलब वोटों से स्वागत करने का है, जीत का तिलक लगाने की बात। देखिए, ये तिलक, ये जो जीत का तिलक है ये तो लग ही चुका है। अब ये तो मजबूरी है सातों चरण कराना। ये तो बीजेपी के लिए आखिरी कील है जो टुकने जा रही है, ताबूत का काम करेगी, आखिरी कील है। और रही बात प्रधानमंत्री जी का, इनका आगमन है, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई इनको वाराणसी पहुंचने पर। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो गंगा के लाल हैं और ये इनको हमेशा याद, गंगा मैया इनको चुनाव के ही टाइम पर क्यों बुलाती हैं, और आ करके इस तरह से भ्रमण कर जाना, रोड शो कर जाना, अपनी ताकत का मुजाहरा कर जाना, इससे आम जनता के लिए क्या भला होगा? देखने वाली बात यह है। जैदी साहब, हालांकि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं आते हैं, फिर भी आपने अब जब सवाल उठाया है तो हीरो वाजपेयी से जवाब ले लेती हूं। हीरो वाजपेयी, आप जवाब दीजिए कि आम जनता का क्या भला होने वाला है प्रधानमंत्री के इस तरह से आने से? जी, देखिए, प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आते हैं और बार बार आते हैं तो ये मानिए कि जिस जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुना है, जिस जनता ने जनप्रतिनिधि चुनने के नाते उन्हें देश में सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री पे सुशोभित किया है, उस जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। वो जनप्रतिनिधि के नाते वहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री के नाते नहीं आए हैं। और हर जनप्रतिनिधि का यह दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र में जाए, अपनी जनता से हर चुनाव में आशीर्वाद मांगे, चाहे वो छोटे पद का चुनाव हो रहा हो चाहे बड़े पद का चुनाव हो रहा। जनता जनार्दन है और लोकतंत्र में जो जनता का सम्मान नहीं करेगा, जनता उसका सम्मान नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री बहुत छोटे से आज इतने ऊंचे पद पर है, बहुत छोटे से परिवार में पैदा होकर आज देश के सबसे बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन वो लोकतंत्र में इस पर्व में इस महत्व को मानते हैं कि जनता के सामने जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। जो कार्य आपने किए हैं उनको जाकर सामना करना चाहिए। मुझे लगता है तमाम नेताओं का हौसला नहीं है कि अपनी हुई जनता जिसने उन्हें चुन के भेजा उनका सामना कर सके, इसलिए उस तरह के लोग वो बात करते हैं। और रही बात सपा के लोगों की, तो मुझे लगता है सपा के तो आधिकारिक प्रवक्ताओं को अखिलेश ने रोक ही दिया है। पता नहीं क्यों मुंह काला करके छुप के बैठ गए। जो चैनल का सामना करने से डर रही है जो सपा, वो जनता का सामना क्या करेगी? जवाब दीजिए जैदी साहब। देखिए, ऐसा है कि इनकी ये बौखलाहट बता रही है कि कौन छुप गया है कौन नहीं छुप गया है। ये तो 10 मार्च को पता लग जाएगा कि मुंह पर कालक किसके पुतने वाली है, और आप ही इस चीज को जग जाहिर करेंगे। तो इस पर तो बता दीजिए, क्यों नहीं आ रहे सपा के आधिकारिक प्रवक्ता? आधिकारिक प्रवक्ताओं को क्यों रोक दिया गया? और किनको आप सबक सिखाना चाहते हैं? अब्बास
अब्बास अंसारी के द्वारा किन ऐसा- अधिकारियों को आप ऐसा- टारगेट करना चाहते हैं? क्यों ठीक है, डराने एक का एक कर काम जवाब ले शुरू लेते हैं। कर दिया? ये बात जैदी है साहब, क्या? अब जब जिक्र हो गया है अब्बास अंसारी का, तो आपसे मैं आपके जवाब ले ही लूं। प्रधानमंत्री जैदी साहब, अब जवाब और आप जब दे ही उनको दीजिए। अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं और पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बता रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, तय है, 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं होगा और उसके बाद हिसाब किताब, फिर होगा तबादला, फिर लगेगी मुहर। उस वीडियो पर भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप उनके बयान को देखना चाह रही हैं तो तोड़ मरोड़ के देखने वाली बात अलग है। अगर वो कह रहे हैं सामने, तो हो सकता हो कि वो भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहते हो, भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बात करना चाह रहे हो। हेलो, भ्रष्ट अधिकारियों आप के कह बारे रहे में हैं कि बात वो करना चाह रहे हो, भ्रष्टाचार के माध्यम से बात करना चाह रहे हो। जब आपके इतने बड़े मुख्यमंत्री खड़े होकर के बिल्डोजर चलाने की बात करते हैं, तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं कि वो बिल्डोजर किस पर चलाने की बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या ये जवाब देने बहुत, का दीजिए, तो आप बुलडोजर कह रहे हैं कि रुकने सही वाला कहा नहीं है। अब्बास अंसारी ने जो बात कही सही कही है। चलेगा। नहीं, अब्बास अंसारी ने जो बात कही, हो सकता है किसी भ्रष्ट अधिकारी के लिए बात कही हो, और बिल्कुल देख लेने की बात है। जो भ्रष्टाचार अगर फैला है, कोई अधिकारी उस भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने वो वीडियो देखा है, सुना है, अंसारी को सुना आपने? मैंने सुना है, मैंने उस वीडियो को भी देखा है। हाँ। और उस वीडियो को संज्ञान में लेने का काम जो है वो क्या कहते हैं, हमारे जो है वो क्या कहते हैं, तो उसमें तो उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव का भी नाम लिया है कि मैं बोल कर आया हूं भैया जी से। बिल्कुल, क्यों नहीं बोल करके आएंगे? धमकाने वाले लहजे में वो कह रहे हैं। नहीं, ये बात देखिए, ऐसा है कि इस बात को तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। ऐसा है कि उन्होंने कहा होगा, और हमारे नेता हैं, अगर हम उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम उन्हीं से तो अपना, यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जस्टिफाई कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस वालों पर लाठियां चलाई। अखिलेश यादव से पूछ के गुंडाई करेंगे। किसी अगर आप धमकाएंगे तो अखिलेश यादव से पूछ के धमकाएंगे। बड़ा नहीं, इस देश के देखिए, मैं कह रहा था इसीलिए सपा के असली प्रवक्ता सामने नहीं आ रहे हैं। हम उनकी बात करना चाह रहे हैं जो संविधान को खत्म करना क्योंकि चाह रहे हैं। अखिलेश बाद में मुकर जाएंगे, कहेंगे मैं नहीं जानता है कौन जैदी जी है जो बोल गए। संविधान को खत्म अरे, करना पुलिस चाह रहे वालों हैं, हम पर उनकी बात समाजवादी करना पार्टी चाह के रहे कार्यकर्ता लाठी चलाएं और आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में किसी और की वजह से है। आपके अध्यक्ष मंच से पुलिस पुलिस चिल्लाए और आप सब इन सभी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और फिर आपको नहीं लगता कि इससे आप बीजेपी जो गुंडागर्दी के आरोप लगाते रही है, उस आरोप की आप पुष्टि कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, कतई नहीं मेनका जी, लॉ एंड ऑर्डर कानून से, देश के संविधान इनकी से बड़ा हल्ला कोई बोल नहीं है। संस्कृति है। जो संविधान को, जो कानून को हाथ मिलेगा उसको सजा दी जाएगी। हम इसके पक्ष में है ही नहीं। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जो कानून से और देश से और संविधान से बड़े हैं, जो बिल्डोजर चलाने की बात कर रहे हैं, ये किसको धमकाया जा रहा है? बिल्डोजर रख के ये किसानों को ही धमकाया जा रहा है। 750 किसानों की हत्या कर दी आपने बिल्डोजर और थार ये उन लोगों को धमकाया जा रहा है जो जनता की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। हमारे जो आपकी सह से गुंडाई कर रहे हैं, ये उनको बताया जा रहा है। काबिल प्रवक्ता इस बात का हमें जवाब दे। आपका तो कोई कब्जा नहीं है ना कहीं, तो आप बुलडोजर से क्यों डर रहे हैं? जा रहा है नहीं, आप किसको डराना चाह रहे हैं? बिल्डोजर दिखा के 700 किसान मार के आपका पेट, ये उन लोगों को डराया जा रहा है जो जनता की जमीन पे कब्जा किए हैं। जैदी साहब, आप ना घबराइए, आपने तो कोई कब्जा नहीं कर रखा। ठीक है, एक बार फिर हम लौटते हैं पूर्वांचल की लड़ाई पर, एक बार फिर पूर्वांचल की लड़ाई पर लौटते हैं, जिसका सेंटर बना है इस वक्त बनारस। और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वो बनारस में मौजूद है, लगातार यहां पर रणनीतियों को धार दे रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वो भी बनारस में हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बनारस में रोड शो है। अब बनारस की जनता इस बार किसको अपनाती है, दिल खोलकर किसका स्वागत करती है, किसको विजय का तिलक लगाती है, यह देखने वाली बात होगी। मनोज रघुवंशी जी भी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मनोज जी, आज फिर बनारस पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री और इसी बीच कई सारे वीडियोज भी आए, उस पर भी गहमा गहमी है। बनारस की अगर हम बात करें तो सिर्फ यहां पर सभी राजनीतिक दलों की मौजूदगी सिर्फ इस 8 विधानसभा सीट के लिए तो नहीं है, बल्कि बनारस से जो बाकी सीटों पर इसका असर पड़ता है, बाकी पूरे क्षेत्र पर असर पड़ता है, उसके लिए है। आप बताइएगा जरा कि माहौल इस बार आपको किस तरह का दिख रहा है बनारस के लिहाज से और आसपास के लिहाज से? जी देखिए, दोनों ही बातें हैं। आपकी ये बात तो सही है कि बनारस का असर पूरे उस इलाके पे अब तो मतलब पता ही, जब छोटा सा वो है तो पूरे इलाके में पड़ेगा। लेकिन देखिए, बनारस अपने आप में अहम इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां से लोकसभा के सांसद हैं। तो अगर बनारस एक भी सीट लूज करती है बीजेपी,
तो ये नरेंद्र मोदी की साख पे आंच आएगी ना। तो बनारस तो बिल्कुल डू और डाई बैटल है। डू और डाई वाली स्थिति है यहां पर। हीरो वाजपेयी जी, क्या आपको लग रहा है, हालांकि बनारस में ज्यादातर सीटें ऐसी ही हैं जो कि बीजेपी की मानी जाती है, वहां पर 33 साल से 30 साल से बीजेपी का ही कब्जा है, चाहे नेता कोई भी हो, लेकिन जिस तरह से अगर हम वाराणसी साउथ की बात करें, नीलकंठ तिवारी खुद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और बनारस के लोगों से माफी मांगी कि मैं आपके बीच ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। और इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो भी ब्राह्मण ही है, महंत ही है, तो क्या टक्कर इस बार समाजवादी पार्टी की रणनीति से मिल रही है बनारस में भी? हालांकि यहां पर जीत हार की बात नहीं होती आ रही है आज तक बीजेपी के कैंडिडेट कितने अंतर से जीतेंगे इसकी चर्चा होती रही है। इस बार क्या हालात बदल रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में जो चुनाव की परीक्षा है जनता के बीच में जाना चाहिए और अपनी परीक्षा पूरे मन से देनी चाहिए। और मुझे लगता है उस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व या जो उस सीट पर लड़ने वाला नेतृत्व, सबको अपना काम करना चाहिए। और मुझे लगता है यही एक भारतीय जनता पार्टी परिवार की ताकत है कि हम सबके साथ लेकिन ये बताइएगा हीरो वाजपेयी जी, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आपने काम किया, आपकी सरकार ने काम किया, डबल इंजन की सरकार ने काम किया और उसी काम के आधार पर आप वोट मांगने पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं, फिर नीलकंठ तिवारी जी को माफी क्यों मांगनी पड़ी? वो तो मंत्री हैं आपकी सरकार में। देखिए, कभी जब दायित्व ज्यादा होता है तो आप अपनी जो निर्वाचित एरिया होता है उसमें बहुत से लोगों से कम मिल पाते हैं। और कभी कभी देखिए, चुनाव जो है लोकतंत्र में जनता के बीच में रहने को हर जनता की अपेक्षा है। विधायक मेरे यहाँ आए, विधायक मंत्री हो गया, उस पर ज्यादा काम हो गया, तो कई बार लोगों के मन में रहता है कि अरे भाई विधायक जी मिले नहीं। तो हमारा देखिए नेतृत्व कितना बड़ा है। मंत्री रहते हुए नीलकंठ तिवारी ने चुनाव लड़ने गए और अगर उन्हें पता लगा तो उन्होंने एकदम सार्वजनिक माफी मांगी और कहा कि मैं नहीं रह पाया आप लोगों के बीच में दायित्वों के कारण। ऐसा नहीं है कि विधायक नहीं आना चाहता है, लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन दायित्व होने पर है। अब प्रधानमंत्री मोदी हैं, उत्तर बनारस से निर्वाचित प्रतिनिधि है लोकसभा के, समय निकालकर अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने जनता के, तब भी यही विपक्ष सवाल पूछता है कि मोदी जी क्यों आ गए। आते हैं तो मुश्किल है और नहीं आते हैं तो मुश्किल है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ जैदी साहब से, जैदी साहब से पूछ लेती हूँ। जैदी साहब, बनारस में वो कौन से मुद्दे हैं जो लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम कर जाने वाले हैं? कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी का दावा है, प्रधानमंत्री का दावा है और हमने देखा भी कि कई सारी योजनाएं परियोजनाएं बनारस में चलाई गई और वो पूरी भी हुई हैं। तो किससे उम्मीद है, समाज के किस तबके से आपको उम्मीद है यहाँ? देखिए, ऐसा है कि मैं तो पहले जो अभी बड़ी अच्छी बात कही हमारे हीरो वाजपेयी जी ने, कि मतलब वो जो उसको पैच लगाते हैं, जो इतने खूबसूरती से अपनी बात को रखते हैं, उसका बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने माफ़ी इसलिए मांगी कि वो बिजी थे। मैं उन्हीं से एक बढ़कर एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जो इनके नेता तेल मल रहे हैं, जो दंडवत कर रहे हैं, क्या उसके बारे में भी ये जस्टिफाई करते हैं? मैं सीखना चाहता हूँ इनसे, ये बड़े प्रवक्ता हैं, तो मैं भी जानना चाहता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने विनम्रता दिखाई, उनसे गलती अगर कहीं हुई है तो एहसास हुआ तो वो माफी मांग रहे हैं। तो ये आखिरी में 5 साल के बाद ही नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के एहसास क्यों होता है? मैं इस पर भी चाहता हूं कि मेनका जी आप थोड़ा सा रोशनी डालिए कि आखिर 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में निकले, कह दिया ये टीका नहीं लगाना, नपुंसक बना देता है। देखिए, कोरोना काल की अगर आप बात करेंगे, अगर आप कोरोना काल की बात करेंगे तो आपको कहीं जा करके छुपना पड़ेगा। अगर आप कोरोना काल की बात करेंगे तो आपको कहीं बिल में जाकर छुपना पड़ेगा, क्योंकि जो हाल पलायन हुआ है, नपुंसक तो नहीं बने ना लोग। चप्पल उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक टीकाकरण ठीक है, आप दोनों बने रहे, आप दोनों बने रहे। बात कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, आप दोनों बने रहे। एक बार फिर बनारस लौटते हैं, हमारे एक सहयोगी अनूप गुप्ता भी पहुंच चुके हैं वाराणसी और उनका रुख कर लेते हैं, एक इंफॉर्मेशन वहां से भी ले लेते हैं कि क्या हो रहा है। अनूप, आपके पास आती हूँ, क्या इंफॉर्मेशन है, कब तक प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? क्योंकि उनके रोड शो के बाद अखिलेश यादव का भी रोड शो प्रस्तावित है, रात 8 बजे से होगा। देखिए, यहाँ जो लोग हैं उन्हें भी इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक का, और जो शेड्यूल था उससे थोड़ा जरूर लेट हो रहा है, लेकिन लोगों में खासा उत्साह है। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, अलग अलग तस्वीर है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। सड़कों में एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जो हुजूम है। आप क्या कहेंगे, आप इस तरह से
बाइक पर। हमारा नाम है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। क्या बोलेंगे, किस तरह क्यों आए आप इस तरह से? हम मोदी जी जब जब आते हैं तब हम कोई ना कोई गेटअप अपनाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ आए क्या, आखिर किस चीज का इंतजार आप कर रहे हैं? यहाँ पर मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ, मेरे भारत में जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो हमारे 70 साल में 5 साल में हुआ, 7 साल में माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के थ्रू, जिसको हम लोग प्रदेश में भी उस काम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी पूरे बहुमत की सरकार। अच्छा ये बताइए कि बनारस में कितना बदलाव आप देखते हैं? जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम सब, वो ऐसा कि जो सोच के परे है और दूसरा प्रधानमंत्री कभी कर ही नहीं सकता। और हम लोग इसीलिए दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चाहते हैं और हमारे मार्गदर्शक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री चाहते हैं। हम सभी को गर्व है कि यहाँ पर लोगों का उत्साह और बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के दावे हैं कि बनारस में वाराणसी का कायाकल्प कर दिया गया है। जब से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने और उसके बाद यूपी में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद यूपी में काशी की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। ये दावे हैं बीजेपी के। हालांकि जनता किसका साथ देती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत अनूप इस वक्त, और आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत हीरो वाजपेयी जी और जैदी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं बनारस और उसके बाद होगी रोड शो की शुरुआत। बनारस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाएंगे और साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी हैं।